जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा। ऐसे भी समझा सकते हैं, लेकिन फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन में आए हैं, ये निश्चित रूप से कवि सम्मेलन की और हिंदी कविता की जीत है साहब। वरना महानगरों की हालत खराब है, किसी के पास फुर्सत नहीं, किसी के पास। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया, कवि सम्मेलन के अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया। मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूतिक पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और वाकई फुर्सत का ये आलम है साहब। एक दिन मेरी अपने पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। क्या मतलब यार, पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविता मेरे भाई ने सुना दी। पत्नी का मतलब ही ये होता है जो पति पर तनी रहे। हाँ, हिंदी में, अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। पत्नी पे साहब कविता वही लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। अच्छा, 27 साल हो गए शादी को डॉक्टर साहब। हाँ। 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, नालायक, बेवकूफ, पाजी, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी लाजवाब है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो क्या कह रही है। अच्छा, सही बता रहा हूं। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखो अमिताभ बच्चन क्या गजब का एक्टर है, क्या कलाकार है, क्या आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले शराबी पिक्चर आ रही है टीवी पे, पूरी फिल्म में एक बूंद शराब की पट्टे ने नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं। यार ताली कमजोर हो रही है आपकी थोड़ी। ये मेरा आपसे सिर्फ जुड़ने का क्रम चल रहा है। अब मैं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया व्यंग का कवि हूं, मैं व्यंग की एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश है और बता रहे हैं कि बड़े ज्ञानी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं तो जानता हूं। ये तो वो लोग हैं जो विज्ञान को फेल कर दें, वैज्ञानिक को फेल कर दें। हाँ। पिछले दिनों न्यूटन ने एक नियम बताया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने, कि अगर कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। एक कानपुरिया बोला कि भाई यहां कानपुर आके देख, यहां कागज पे वजन रखने के बाद कागज हिलता है। अच्छा है। ये हैं हम। कितना बारीक। कोरोना की बात कर रहा था मेरा भाई, हमारे कोरोना में वार्तालाप बदल गए। सही बता रहा हूं, हम ये भी भूल गए कि हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। वो एक भाई साहब ने 2 मास्क पड़े हुए थे टेबल पे, तो अपनी पत्नी को आवाज लगा के पूछा, क्यों जी इनमें मेरा मास्क कौन सा है? पत्नी बोली, वो जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहे हैं वो तो मेरा है। बहुत बारीक था यार, थोड़ा बारीकी भी समझोगे तो मैं व्यंग लायक कर रहा हूं आपको। सही बता रहा हूं। अभी मुझसे विकास भाई पूछ रहा था कि भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई ये तो नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछ के जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा बेटा ऐसा है
कि जब रुपया हिंदुस्तान में कहीं गिरता है तो वो हर प्रांत में उसकी गिरावट अलग अलग नहीं होती। अच्छा है, कितना बारीक है। अब समझे आप थोड़ी बारीकी। बोले भाई साहब सही बताओ क्यों नहीं करती। मैंने कहा बेटा ऐसा है विकास कि जब कोई लड़की मायके से रवाना होती है और अपने ससुराल में आती है, पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, और भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तू और मैं पल्ले पड़े। बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कहा बस एक बात समझ ले, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा रे। अच्छा था, अच्छा है, तो अच्छा है। अब हो गए मेरे लायक। अब मैं व्यंग सुनाना चाहता हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसा बता दिया है कि व्यंग कैसे बारीकी से कहा जाता है, बस मेरे लायक रहना आप में एक पंक्ति में व्यंग। और मैं आपको व्यंग का सुनाऊंगा। हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंग्यकार बैठा हुआ है। 20 मिनट तक सब्जी वाले को जब सब्जी पे पानी छींटते हुए ग्राहक ने देखा तो उसके अंदर का व्यंग्यकार जागा। बोले भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। आपकी तालियां बता रही कि आप व्यंग समझ रहे हैं। अब सुनिए आप। आ गया भिंडी को होश। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया कविता है। दूसरी पंक्ति व्यंग की पकड़ लेना, मुझे बता देना लोगों के व्यंग पहुंच रहा है। हाँ। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। हाय हाय, वाह क्या बात है, वाह 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 गोविंद, बहुत अच्छे, क्या व्यंग है। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर अच्छी कविता है। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे। ये अद्भुत है। और व्यंग की अगली पंक्ति पे नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना। अद्भुत है, अद्भुत है। एक पूरे सदन से दावा करता हूं कि रोक के बताना। हाँ। लेकिन अगर मन करे तो फिर जितनी तालियां मिल सके मुझे आखिरी तक मैं जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति व्यंग की आपके हवाले करता हूं। हाँ गोविंद। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में अभी आकर अग्नि दिखाएंगे। मंत्री जी भन्ना कर बोले आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। जिंदाबाद। तालियां थोड़ी कम थी क्या, लाइन है, वाह। आग कहां और कैसे लगानी है हमें अब आप बताएंगे। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे। अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। क्या बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। बहुत अच्छे गोविंद, कमाल की कविता है।